एवरीवन, वेलकम टू ओनली ईपीएफओ। आज के लेक्चर में हम लोग वेरियस लेबर लॉज से रिलेटेड डील करेंगे। देखिए, हमें पता है कि 4 नए लेबर कोड्स आए थे, ठीक है, लेबर रिफॉर्म्स आए थे जिसमें 4 नए लेबर लॉज जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर 4 लेबर लॉज जो है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या हमें ज़रूरत है जो अर्लियर लेबर लॉज थे उनको पढ़ने की? तो आंसर इज़ येस, हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें 5 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आर फ्रॉम लेबर लॉस और 5 क्वेश्चंस 3 जो एक्ट थे उनसे आए थे। एक था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से, फिर ट्रेड यूनियन एक्ट जो था उससे आया था 1926 और उसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट जो था 1948 का। इन तीनों एक्ट से 5 क्वेश्चंस आए थे। सो यू कैन इमेजिन कि ये टॉपिक जो है ये इम्पॉर्टेंट है। कब तक इम्पॉर्टेंट है? जब तक वो 4 लेबर कोड्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते। अगर वो इन्फोर्समेंट में आ जाते हैं तब तो इन लेबर रिफॉर्म्स की इतनी नीड नहीं पड़ेगी जो नेक्स्ट कमिंग ईपीएफओ के एग्ज़ाम्स हैं। बट इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है, ये पोर्शन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, बोथ इन सोशल सिक्योरिटी पोर्शन ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर भी ये एक्ट्स दिए गए हैं, स्पेशली मेंशन किया गया है, और लेबर लॉज के अंडर भी जो है ये हमें पढ़ने हैं। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चांसेस हैं कि जो कमिंग एक्ट्स हैं उनमें से आएंगे, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फर्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जो है ये एनफोर्स में आता है 1 अप्रैल 1947 को, और जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी इस एक्ट में वो 2010 में हुई थी। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है any dispute or difference between the employer and the employer and worker and workman। यानी वो डिस्प्यूट या तो एम्प्लॉयर के बीच में होगा, या एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में होगा, या वर्कमैन के बीच में होगा। इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में आएगा। और वो कनेक्टेड किससे होगा, किससे रिलेटेड डिस्प्यूट होगा? देखिए, तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। एक है एम्प्लॉयमेंट की वजह से डिस्प्यूट होगा, दूसरा है नॉन एम्प्लॉयमेंट की वजह से डिस्प्यूट होगा, और तीसरा है कंडीशन ऑफ वर्क की वजह से डिस्प्यूट होगा। आई होप ये क्लियर होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का मतलब है कोई भी डिस्प्यूट या डिफरेंस जो होता है एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन के बीच में, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज कंडीशन ऑफ द लेबर। तो यही लिखा है इस एक्ट में भी, that any difference which arises between the employer and the employer as well as the workman and workman which is connected with the employment, non-employment as well as with the condition of the labor, right? तो this is the definition of industrial dispute act। देखिए, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से रिलेटेड आए थे। तो वो क्या क्वेश्चन है मैंने इस अगली स्लाइड्स में उन्हें ऐड किया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। ना ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? देखिए, इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द इंडस्ट्रियल पीस एंड इकोनॉमिक जस्टिस। इंडस्ट्रियल पीस हो, ताकि तभी तो अगर इंडस्ट्री में पीस होगा तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, और तभी एंश्योर होगा कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा प्रॉपरली। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सेटल भी किया जाएगा। इसके अलावा जो इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स हैं उनको भी प्रिवेंट किया जाएगा। स्ट्राइक्स क्या होती हैं, लॉकआउट्स क्या है, ये कमिंग स्लाइड्स में आपको पता चलेगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रमोट किया जाएगा ताकि कलेक्टिव एक्शन के थ्रू जो है वो अपनी डिमांड्स को सामने रख सके एज वेल एज फुलफिल भी करवा सके। अगर वो डिमांड जो है वो लेजिबल डिमांड्स हैं तो उनको फुलफिल भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस जो है वो ना हो। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो इस एक्ट में दी गई हैं, सबसे पहले वर्कमैन। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस बहुत ही ध्यान से हमें पढ़नी है। वर्कमैन से रिलेटेड अगर हम देखें तो वर्कमैन कौन होता है? वर्कमैन कोई भी ऐसा पर्सन या कोई अप्रेंटाइज जो अभी स्किल एक्वायर करने के लिए लो वेजेस पे भी लगा हुआ है, जो काम कर रहा है, वो पर्सन या वो अप्रेंटाइज जो एम्प्लॉयड होता है किसी इंडस्ट्री में ताकि वो कोई मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल काम जो है वो कर सके, उसे कहते हैं वर्कमैन।
क्लोजर का मतलब क्या होता है? क्लोजर जो है वो सेक्शन 2 CC के अंडर जो है वो डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है परमानेंटली क्लोज कर देना, किसी भी एम्प्लॉयमेंट को परमानेंटली क्लोज कर लेना, किसी फैक्ट्री को, किसी इंडस्ट्री को परमानेंटली क्लोज कर देना, उसे क्लोजर कहते हैं। और लॉकआउट का मतलब होता है टेम्परेरी क्लोज करना। लॉकआउट मीन्स टेम्परेरी क्लोज करना और क्लोजर मीन्स परमानेंट क्लोज करना। क्लोजर की सेक्शन 2CC है और लॉकआउट में जो है वो सेक्शन 2I है। नेक्स्ट आ जाता है ले ऑफ। क्या होता है? देखिए, ले ऑफ का मतलब है रिफ्यूज़ करना। रिफ्यूज़ करना एम्प्लॉयर के द्वारा है कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता वर्कमैन को जो उसकी इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्यों नहीं दे सकता? या तो मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, या रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई है, कोई फंड्स की शॉर्टेज हो गई है, तो उसकी वजह से जो फेलियर होता है एम्प्लॉयर का, ये जो इनएबिलिटी होती है, जो रिफ्यूजल होता है एम्प्लॉयर का टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द वर्कमैन, दैट इज नोन एज ले ऑफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। स्ट्राइक क्या होता है? देखिए, स्ट्राइक का मतलब होता है सिसेशन फ्रॉम वर्क। अगर कोई काम को रोक देता है, काम नहीं करता है, तो उसे हम लोग स्ट्राइक कहते हैं। किसी बॉडी के द्वारा या पर्सन के द्वारा जो एम्प्लॉयड होता है किसी इंडस्ट्री में, अगर वो काम नहीं कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है काम करने से, तो उसे हम स्ट्राइक कहते हैं। स्ट्राइक 3 तरह की होती है। एक होती है जनरल स्ट्राइक, एक होती है स्टे इन स्ट्राइक और एक होती है गो स्लो स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक वो होती है जहाँ पे वर्कमैन जो है वो जॉइन टुगेदर हो जाते हैं कॉमन कॉज के लिए। उनका एक कॉमन कॉज होता है और कॉमन कॉज की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जो है वो काम नहीं करेंगे, स्टे अवे फ्रॉम वर्क, वो काम से जो है वो दूर रहते हैं, इसे कहते हैं जनरल स्ट्राइक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है स्टे इन स्ट्राइक। नाम से पता चल रहा है स्टे लग गया है, राइट? इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग टोटल डॉन स्ट्राइक या पेन डॉन स्ट्राइक भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टे इन स्ट्राइक का दूसरा नाम टोटल डॉन स्ट्राइक या पेन डॉन स्ट्राइक भी है। यहाँ पे जो वर्कमैन है वो ड्यूटी पे आ तो रहा है, रिपोर्ट कर रहा है ड्यूटी पे, अपना प्रीमाइस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। जनरल स्ट्राइक में वो आ ही नहीं रहे थे, दे स्टे अवे फ्रॉम द वर्क। लेकिन यहाँ पे वो प्रीमाइस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। थर्ड आ जाता है गो स्लो स्ट्राइक। नाम से पता चल रहा है स्लो काम कर रहे हैं, यानी वर्कमैन स्टे अवे भी नहीं है काम से, वो काम पे आ रहे हैं, दे डू कम टू देयर वर्क, बट जो वर्क की स्पीड है वो बहुत स्लो है। ऐसा क्यों है? ताकि प्रोडक्शन स्लो डाउन हो। इसी की वजह से जो एम्प्लॉयर है उसको लॉस हो, उसकी वजह से गो स्लो स्ट्राइक जो है वो की जाती है, राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रिटेंचमेंट। क्या होता है? देखिए, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर। जो भी एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर देता है एम्प्लॉय की सर्विस को, वर्कमैन की सर्विस को, कोई भी रीज़न हो सकता है अदर देन पनिशमेंट के तौर पर रिट्रेंचमेंट नहीं होता है। रिट्रेंचमेंट जो है वो किया जाता है जैसे कोई कंटिन्यूस इल हेल्थ है, बहुत लंबे टाइम तक कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट हो गया, या कुछ और कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी अनफेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को टर्मिनेट करना पड़ता है, उसे कहते हैं रिट्रेंचमेंट। अब ये देखिए, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था डेफिनेशन से रिलेटेड, इसलिए मैंने कहा था डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का ये क्वेश्चन आया था। ये टर्म्स जो है वो आपको दी गई हैं और आपको एक्सप्लेन करना था इनका मीनिंग। देखिए, क्लोजर और लॉकआउट हमने डिफरेंस देखा था। लॉकआउट टेम्परेरी पीरियड के लिए होता था, क्लोजर परमानेंट पीरियड के लिए होता था। तो क्लोजर जो है, ये देखिए, क्लोजर आएगा परमानेंट के लिए, क्लोजर के साथ लगेगा फर्स्ट और लॉकआउट के साथ लगेगा थर्ड। लॉकआउट टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है। स्ट्राइक क्या होता है? सिसेशन फ्रॉम वर्क, तो स्ट्राइक के साथ आ जाएगा 4। और वर्कमैन क्या होता है? वर्कमैन कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉयड होता है किसी इंडस्ट्री में ताकि वो स्किल अनस्किल या मैनुअल वर्क कर सके। तो ए के साथ 1 है, बी के साथ 2 है, सी के साथ जो है 4 है और डी के साथ 3 है। तो इसका आंसर होगा ए। तो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं ईपीएफओ के एग्जाम में। द ओनली थिंग इज दैट कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, अकाउंटिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जाइए और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली कर सकेंगे अगर आपने वो अकाउंटिंग के लेक्चर किए होंगे तो। नेक्स्ट आता है ट्रेड यूनियन एक्ट। अब ट्रेड यूनियन एक्ट मैं बताती हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए, इसमें से एक क्वेश्चन ये आया है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आया है। तो देख रहे हैं आप, एक ही एक्ट से दो क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं। और ट्रेड यूनियन एक्ट बहुत सिंपल है। अगर आपको बेसिक्स भी पता होगा ट्रेड यूनियन के बारे में तो भी आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये एनफोर्स में आया 1 जून 1927 को ये एनफोर्स में आता है और लास्ट अमेंड इसे 2001 में किया जाता है।
अब ट्रेड यूनियन एक्ट जो है इसको जो डिफाइन किया गया है वेरियस पर्सन्स एज वेल एज वेरियस एक्ट के अंडर किया गया है। हम यहाँ पे देखेंगे कि बेटरिज वेब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड यूनियन का मतलब है, डैनकर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, और ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड यूनियन को कैसे डिफाइन किया गया है। देखिए वेब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ट्रेड यूनियन एक कंटिन्यूस एसोसिएशन है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक हो रही है, आज बन रही है फिर कल बन रही है, ऐसा नहीं है। ये कंटिन्यूस एसोसिएशन है वेज अर्नर्स की। किसकी? वेज अर्नर्स की, फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ देयर वर्किंग लाइफ, ताकि वो जो कंडीशंस है वर्किंग लाइफ की उनको इम्प्रूव करने के लिए जो कंटिन्यूस एसोसिएशन बनती है उसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डैनकर्ट के अकॉर्डिंग। डैनकर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन भी एक कंटिन्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन है इम्प्लॉयज़ की फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग आर इम्प्रूविंग थ्रू कलेक्टिव एक्शन, यानी जिसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं, ताकि इकोनॉमिक सोशल स्टेटस जो है उनका मेंबर का वो इम्प्रूव हो सके। तो डैनकर्ट के अकॉर्डिंग ये मतलब है ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंडर ट्रेड यूनियन का मतलब है एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन जो बनता है, चाहे टेम्परेरी बने चाहे परमानेंट बने। देखिए ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर। यहाँ पे दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक दिया गया है टेम्परेरी और दूसरा दिया गया है परमानेंट। तो टेम्परेरी या परमानेंट जो बनती है कोई भी एसोसिएशन, ताकि रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए और डिस्प्यूट्स जो हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए जो एक टेम्परेरी या परमानेंट एसोसिएशन बनती है उसे हम लोग कहते हैं ट्रेड यूनियन। वो क्यों बनती है? विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट, या तो वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स है उनको सॉल्व करने के लिए, नॉन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या कंडीशन ऑफ द लेबर से रिलेटेड। इनके लिए ये जो एसोसिएशन बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है जो, इसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, राइट। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। अगर आपने बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी होगी ट्रेड यूनियन की तो भी आप ये क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विद, किसके साथ होगा? पहला एम्प्लॉयमेंट के साथ, दूसरा नॉन एम्प्लॉयमेंट के साथ, या तीसरा कंडीशन ऑफ लेबर के साथ। अगर आपको पता है कि ये तीनों के साथ होगा तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कुछ सैलिएंट फीचर्स जो है वो हम ट्रेड यूनियन के देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं। देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन जो है वो यूनियन की ऑप्शनल थी, यानी मन है मर्जी है तो करो, कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर नेशनल कमीशन ऑन लेबर आता है 1969 में, ये रिकमेंड करता है कि नहीं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, कंपलसरी रिकॉग्निशन होनी चाहिए ट्रेड यूनियन की, ताकि एक पर्टिकुलर एक परमानेंट बॉडी हो जो लेबर राइट्स के बारे में जो है वो बात कर सके, ठीक है। अगर कुछ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो रही है उनको, उनके ऊपर भी चेक रख सके, या कुछ लेबर के राइट्स को हार्म हो रहा है तो वहाँ पर भी आवाज़ जो है वो उठाई जा सके। ये बेसिकली प्रपोजल जो है ये लेबर नेशनल कमीशन ऑन लेबर के द्वारा जो है वो रखा गया था। फाइनली क्या होता है कि यूनियन जो है वो सर्टन राइट्स और इम्यूनिटी दे देती है। फाइनली क्या होता है कि अमेंडमेंट होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 का, ठीक है, जो हमने अभी पहले पढ़ा है। उस एक्ट के अकॉर्डिंग 1982 में उसमें अमेंडमेंट होती है जहाँ पे कह देते हैं कि अब रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। आई रिपीट, देखो जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का, ये कहता है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना वो ऑप्शनल है, ठीक है, करवानी है तो करवाइए, नहीं करवानी तो कंपलसरी नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है 1947 का, उसमें अमेंडमेंट होता है 1982 में, और कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन क्या है? अब रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी होगी थी। नेक्स्ट फीचर इसका ये आ जाता है कि ये एक्ट एप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया में। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, और सेक्शन 2G के अंडर दो वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। ट्रेड डिस्प्यूट, हमने देखा जो भी डिस्प्यूट एम्प्लॉयर वर्कमैन एम्प्लॉयर वर्कमैन के बीच में होता है रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज कंडीशन ऑफ लेबर के रिगार्डिंग, उसे ट्रेड डिस्प्यूट कहते हैं। ट्रेड यूनियन जो होता है इसको भी जो है वो डिफाइन किया गया इस एक्ट के अंडर, जो बेसिकली एक यूनियन बनाया जाता है। ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन भी अभी हमने पीछे देखी कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर प्रोटेक्टिंग
एंड इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशन, देयर वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो जो कॉम्बिनेशन बनता है, वो जो कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनती है, उसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्ट के अंडर इसको भी डिफाइन किया गया। अब नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थर्ड फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन भी इसी से आया था। देखिए, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अकॉर्डिंग एक्ट ये परमिट करता है कि 7 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं यूनियन के, अगर वो ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं और रजिस्टर्ड हैं तो वो बना सकते हैं और ख़ुद को रजिस्टर कर सकते हैं। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हमने देखा कि बाद में इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये कहा गया, क्योंकि ये 1926 में आया था ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था ऑप्शनल है, 7 या 7 से ज़्यादा बंदे बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट आ जाता है कि जो रजिस्ट्रार है वो जो है वो क्या करेंगे, विड्रॉ कर देंगे या कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन को, अगर फ्रॉड मीन से एक्वायर की गई है रजिस्ट्रेशन, ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड मीन से हुई है तो रजिस्ट्रार उसे विड्रॉ कर लेंगे। जब रजिस्टर्ड ट्रेड डिसॉल्व होती है तो साथ ये जितने भी ज़्यादा मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन के, वो साइन कर कर जो है वो भेजेंगे रजिस्ट्रार को वो नोटिस विद इन 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन। 14 दिन में ट्रेड यूनियन के डिसॉल्व होने पे, ख़त्म होने पे 14 दिन के अंदर अंदर साइन करके आपको रजिस्ट्रार को भेजना है। ट्रेड यूनियन जो है इस अंडर इस एक्ट के द्वारा वो एम्प्लॉयर भी बना सकता है और एम्प्लॉय दोनों बना सकते हैं, और कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, हो सकता है इस साल ये क्वेश्चन आ जाए कि कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी किसी भी सिविल कोर्ट में। देख रहे हैं आप, सिविल कोर्ट में नहीं होगी, क्रिमिनल कोर्ट में हो सकती है, सिविल कोर्ट में नहीं होगी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के अगेंस्ट। ठीक है, कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी सिविल कोर्ट में रजिस्टर्ड, देखिए यहाँ पे ये वर्ड है रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड के अगेंस्ट हो सकती है, रजिस्टर्ड को इम्यूनिटी दी गई है, और इम्यूनिटी कहाँ दी गई है, सिर्फ सिविल कोर्ट के लिए दी गई है। क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस होगा तो वो चलेगा। अब देखिए क्वेश्चन आया था इस एक्ट से रिलेटेड कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे ट्रेड यूनियन में, तो आप आंसर दीजिए कितने होंगे, क्योंकि हमने जो है वो इसको अभी पढ़ा है। तो कितने होंगे, 7 होंगे। ठीक है, 7 मेंबर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड होंगे अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट। नेक्स्ट आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखिए, जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है ये एनफोर्स में आता है 1 अप्रैल 1949 को, और अमेंड किया जा गया है, लेटेस्ट अमेंडमेंट इसमें 1987 में हुआ था फैक्ट्रीज एक्ट। अब फैक्ट्रीज एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन इस एक पर्टिकुलर एक्ट से पूछे गए हैं, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब फैक्ट्री एक्ट किससे रिलेटेड होगा, फैक्ट्री में काम करने वालों से ही रिलेटेड होगा ना। तो फैक्ट्री में हमें पता है कौन काम करते हैं, फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, वर्कमैन काम करते हैं, तो उनके लिए जो है ये पर्टिकुलर एक्ट जो है वो लाया गया था। देखो, मेन ऑब्जेक्टिव जो था फैक्ट्री एक्ट 1948 का वो था इंश्योर करना एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स हों, प्रमोट करना उनकी हेल्थ को, उनकी सेफ्टी को, उनके वेलफेयर को, किसकी, वर्कर्स की, जो एम्प्लॉयड है फैक्ट्री में, उनके लिए ये एक्ट लाया गया था। और कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाना विच इज़ रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सनस इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। एनुअल लीव को देखना कि उन्हें लीव मिल रही है नहीं मिल रही, वेजेस, लीव विद वेजेस, हमें पता है मेटर्निटी बेनिफिट के अंडर जो है वो आपको पेड लीव्स मिलती हैं, तो वो सब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसको इंश्योर करने के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 आया था। ये एक्सटेंड हुआ था होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। हमने देखा था जो ट्रेड यूनियन एक्ट था वो भी जम्मू कश्मीर में अप्लाई हुआ था, और जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो भी जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई हुआ था, एंड कवर ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड एस्टैब्लिशमेंट। जो इस डेफिनेशन यानी फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंडर जो भी आएंगे उन सब पे फैक्ट्री एक्ट जो है वो लागू होगा। अनलेस अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू फैक्ट्री, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं, देखिए जितने भी एक्ट हैं उनके अंदर जो भी डेफिनेशंस हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस डेफिनेशन से ही आ रहे हैं। अभी इस पर्टिकुलर एक्ट में भी क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन से आए थे। ठीक है, तो जो भी डेफिनेशन है उनको आपको अच्छे से पढ़नी है। पहला अडल्ट कौन होता है, हमें पता है जो 18 साल से ऊपर होगा वो अडल्ट होगा, और एडोलेसेंट कौन होगा, जो 15 से कम है और 15 से कम है और 18 से ज़्यादा है। ठीक है, जो 15 से ज़्यादा है और 18 से कम है, 15 से ज़्यादा है और 18 से कम है, उसे हम कहेंगे एडोलेसेंट। नेक्स्ट आ जाता है कि चाइल्ड कौन है। देखिए, चाइल्ड वो है जिसने 15 साल की एज अभी कंप्लीट नहीं की है।
अडल्ट 18 से ऊपर, चाइल्ड 15 से कम और एडोलेसेंट 15 से ज़्यादा 18 से कम। ठीक है। यंग पर्सन कौन है? यंग पर्सन जो है, जो या तो एक चाइल्ड है या एडोलेसेंट है, वो यंग ही होगा, या तो चाइल्ड होगा या एडोलेसेंट होगा। अब डे क्या होता है? देखिए, डे जो है ये पीरियड है 24 घंटे का, जो मिड नाइट यानी रात के 12 बजे से शुरू होता है, उसको डिफाइन किया गया है डे इस एक्ट के अंडर। वीक क्या है? वीक मतलब कोई भी पीरियड ऑफ 7 डे जो बिगिन कब हो रहा है? मिड नाइट ऑन सैटरडे। ठीक है। जो शनिवार की रात से जो शुरू हो रहा है उसे वीक कहते हैं, और 7 दिन का जो होता है ये पीरियड होता है। या कोई ऐसी नाइट जो है सैटरडे के अलावा भी, अगर कोई नाइट हम और नाइट लेना चाहें, संडे लेना चाहें या फ्राइडे लेना चाहें, वो अप्रूव करनी पड़ेगी राइटिंग में पर्टिकुलर एरिया के चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर चीफ इंस्पेक्टर जो है उस फैक्ट्री के पर्टिकुलर एरिया की फैक्ट्री की अगर रिटर्न में दे देते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग वीक इस पर्टिकुलर डे से शुरू हो रहा है, तो वो हो सकता है। इस एक्ट में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि डिमांड्स कंडीशंस जो है पर्टिकुलर एरिया की, उनको भी कंसीडर किया जाता है। मशीनरी क्या होती है? मशीनरी प्राइम मूवर या ट्रांसमिशन मशीनरी है, ये सारे वो अप्लाइंसेस हैं जिनसे पावर जनरेट होती है, ट्रांसफॉर्म्ड होती है, ट्रांसमिट या अप्लाइड होती है, उन्हें हम मशीन्स कहते हैं। राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्ट्री क्या होती है। देखिए, आप इस पर्टिकुलर में फैक्ट्री की डेफिनेशन जो है वो हमें जो है बहुत डिटेल में पढ़नी है। देखिए, फैक्ट्री क्या होता है? फैक्ट्री बेसिकली कोई भी ऐसा प्रीमाइस होता है जहाँ पे, नाउ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेबर लॉज में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही फैक्ट्री की डेफिनेशन है। फैक्ट्री क्या होती है? ऐसा प्रीमाइस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में विथ द एड ऑफ पावर। राइट। विद द एड ऑफ पावर में 10 या 10 से ज़्यादा बंदों को फैक्ट्री में कंसीडर किया जाता है, और 20 या 20 से ज़्यादा पर्सन्स को तब कंसीडर किया जाता है जब विदाउट द एड ऑफ पावर, जब पावर के बिना जो इंडस्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, वहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा बंदे आते हैं फैक्ट्री के अंडर, और जो जहाँ पावर का यूज़ हो रहा है वहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। अब इस एक्ट के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे इनको अपॉइंट करना पड़ेगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है इनको अपॉइंट करना पड़ेगा एक इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर और एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर, एज वेल एज जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर। जॉइंट चीफ, एडिशनल चीफ इंस्पेक्टर एज वेल एज इंस्पेक्टर। ये सब क्यों करने पड़ेंगे? इंस्पेक्शन और इंक्वायरी के लिए। राइट। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ इस एक्ट में एक प्रोविजन है कि सर्टिफाइंग सर्जन्स भी प्रमोट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो जाता है फैक्ट्री में, तो वहाँ पे सर्जन्स होने चाहिए जो इमीडिएट सर्जरी कर अगर फॉर इंस्टेंस कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है और किसी का हाथ कट गया है, और अगर इमीडिएट सर्जन्स वहाँ पे इमीडिएटली सर्जरी नहीं की जाएगी, सर्जन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, या जो इमीडिएटली उनको जो भी मेडिसिन देनी है वो नहीं दे पाएंगे, तो उनकी जो लाइफ है वो भी जा सकती है। तो सर्टिफाइंग सर्जन्स भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपॉइंट होने चाहिए। क्लीनलीनेस की कंडीशंस होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक सेफ्टी ऑफिसर भी होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए अगर 500 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फीचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्किंग आवर जो है ये 48 आवर से ऊपर नहीं होना चाहिए। वीकली और जो है वीकली और जो वर्क करने के लिए, काम करने के लिए 7 दिन में, एक बंदा 7 दिन में 48 आवर से ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है। 48 आवर अपर लिमिट है, इससे ऊपर जो है वो कोई भी किसी भी लेबर से काम जो है वो नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि इंटरवल ऑफ रेस्ट जो है 30 मिनट, 30 मिनट का ब्रेक देना ही देना है, और वीकली और पे किसी को भी वीकली हॉलीडे पे किसी को काम नहीं कराया जाएगा। यानी फर्स्ट डे वीक जो होगा संडे, उस पर छुट्टी ही होगी, उस पर किसी को काम नहीं करवाया जाएगा। एक्स्ट्रा वेजेस दी जाएंगी नाइट टाइम और ओवर टाइम। अगर आपने नाइट टाइम करवाया, ओवर टाइम करवाया, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस होंगे, और वेजेस कितनी होंगी? डबल होंगी। ठीक है, जितना नॉर्मल दिया जा रहा है। अगर मान लो एक लेबरर है, उसको दिन में 500 रुपये दिया जाता है, तो अगर वो नाइट टाइम करवा रहे हैं या ओवर टाइम करवा रहे हैं तो उसको उसका 2 गुना दिया जाएगा, यानी 1000 रुपये ऊपर दिए जाएंगे। अगर एक लेबर मान लीजिए 8 घंटे काम करता है और उससे 500 रुपये मिलते हैं, अब उससे 24 घंटे में से हमें 2 शिफ्ट करवानी है। 8 घंटे कर लिया, 8 घंटे और करवानी है, 8 घंटे और करवानी है। अब आप उसे 500 नहीं दोगे, अब आप उसे 1000 दोगे। क्यों? क्योंकि डबल अमाउंट देना पड़ेगा। उसके अलावा इस एक्ट में ये भी कहा गया है कि 14 साल से कम बच्चे को काम नहीं करवाना है। नाउ ये देखिए डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था कि एडोलेसेंट क्या होता है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग।
तो हमें पता था अडल्ट कौन होता था, जो 18 साल से ऊपर होता था, चाइल्ड कौन होता था, जो 15 साल से कम होता था, ठीक है, और जो एडोलेसेंट है वो कौन होता था, जो 15 से 18 साल के, यानी जिसने 15 साल से बड़ा है और 18 साल से छोटा है, ठीक है, उसे हम कहते थे एडोलेसेंट। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट कौन है, द वन हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज बट नॉट लेस देन 18 ईयर ऑफ एज। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितने होने चाहिए काम करने के लिए। पीछे देखा था कितने होने चाहिए, 48 आवर्स। ये देखिए 48 आवर्स जो है वो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि मैक्सिमम और 48 आवर होने चाहिए। इसके अलावा एडोलसेंट की डेफिनेशन भी हमने देखी थी। उसके अलावा अब आपका काम है कि ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। स्पेशली फैक्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि विद पावर कितने वर्कर्स आएंगे और विदाउट पावर कितने आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। देखिए जो अभी तक के 3 एक्ट थे उनमें से पिछले साल क्वेश्चन आ गए हैं। अब नेक्स्ट हो सकता है कि जो अगले एक्ट्स हैं इनमें से क्वेश्चन आए, तो इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये क्या कहता है। देखिए ये एक्ट जो था ये बेसिकली फोर्स में आया था 23 दिसंबर 1986 को, और ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कि बच्चों को कुछ एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करना, जैसे हजार्डस एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे इनको काम नहीं करवाना है। और अगर जहाँ पे इनको अलाउड किया गया है वहाँ पे भी इनकी कंडीशंस को रेगुलेट करना है। कुछ इंडस्ट्रीज़ में तो काम ही नहीं करवाना है, और जहाँ पे काम करवाना भी है वहाँ पे भी इनकी कंडीशंस जो हैं उनको रेगुलेट किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड जो लेबर एक्ट रेगुलेशन एक्ट है उसके क्या फीचर्स हैं। पहला तो 14 साल से बच्चे को काम नहीं करवाना है, और उसके अलावा पूरे प्रोसीजर्स लेट डाउन करने हैं कि कहाँ काम करवाना है, कहाँ काम नहीं कराना, कौन सी बैन ऑक्यूपेशंस हैं। और उसके अलावा एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होनी चाहिए चाइल्ड की। ऐसा नहीं कि अगर आप एक एरिया में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं इंडिया के, तो चाइल्ड को 12 साल डिफाइन किया गया है, साउथ में जा रहे हैं तो चाइल्ड 10 साल है। चाइल्ड की डेफिनेशन 14 साल है तो वो 14 साल ही होगी, तो उसको आपको बहुत यूनिफॉर्मिटी से डिफ़ाइन करना है। उसके अलावा जो वर्किंग कंडीशंस हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्रीज़ में जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं उनको भी आपको अच्छे से डिफ़ाइन करना है। उसके अलावा इस एक्ट ने प्रोवाइड किया कि किसी भी बच्चे को परमिट नहीं किया जाएगा काम करने में रात के 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, यानी 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप रेस्ट कीजिए, आप अपना रिजुविनेट कीजिए खुद को, और अगर आपको काम करना भी है तो आप सुबह 8 बजे आइए। नाइट शिफ्ट बच्चों को नहीं दी जाएगी, और ओवर टाइम भी बच्चों से नहीं करवाया जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न। अडल्ट में ओवर टाइम का प्रोविज़न है जहाँ पे उनको सैलरी डबल दी जाएगी, लेकिन बच्चों के लिए ओवर नाइट का प्रोसीजर नहीं है। उसके अलावा द पीरियड ऑफ वर्क शेल नॉट एक्सीड 3 आवर एंड देयर मस्ट बी पीरियड ऑफ 1 आवर ब्रेक। कह रहे हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर काम जो है वो कर रहे हैं तो 3 घंटे के बाद उनको ब्रेक देनी है। ऐसा नहीं कि 10 घंटे तक, या 8 घंटे का काम है तो 8 घंटे कंटिन्यूसली करना है, ऐसा नहीं है। अगर 8 घंटे का काम है तो 3 घंटे काम कर रहे हैं, 3 घंटे के बाद आप देखिए उनको ब्रेक मिलती है। अगर हम देखें, अगर 8 बजे हम किसी लेबर को लगाते हैं तो हम देखते हैं 11 बजे टी टाइम होता है ना, 11 बजे टी टाइम होता है जहाँ पे उनको आधे घंटे की ब्रेक मिलती है। और ये पूरा लगा कर जो है वो पीरियड 6 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए बच्चों के लिए, ठीक है। 6 आवर्स फॉर चाइल्ड। उनको क्या करना है, उनको आपने 3-3 घंटे में ब्रेक देनी है, ठीक है, 3-3 घंटे में ब्रेक देनी है, और पूरा टाइम पीरियड 6 होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि क्या 3 घंटे प्लस 3 घंटे काम करवाया और जो ब्रेक दी 1 घंटे की वो क्या अलग से गिनेंगे? नहीं, वो इसी में गिनेंगे, यानी 5 घंटे का ही काम होगा, और जो 1 घंटे की है आपको ब्रेक देनी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे स्पेशली अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो रेस्ट और है वर्क के वो स्प्रेड होंगे, इट इंक्लूडिंग द रेस्ट और इंक्लूड होंगे इन 6 घंटों में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि एक हॉलीडे होगी एवरी वीक में। हमें पता है जो संडे जनरली जो होता है वो हॉलीडे होता है। उसके अलावा एम्प्लॉयर नोटिफाई करेगा इंस्पेक्टर को अगर वो चाइल्ड को एम्प्लॉय कर रहा है। देखिए अब इंडिया में हमें पता है कि पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, और जो ब्रेड अर्नर्स होते हैं मैक्सिमम टाइम अगर मेल मेंबर की डेथ हो जाती है फैमिली में, तो उनके जो यंग चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वही जो है वो अपनी मदर के साथ काम करते हैं। तो उस कंडीशन में उनकी गरीबी को देखकर मजबूरी में एम्प्लॉयर को कभी कभी एम्प्लॉय करने पड़ जाते हैं बच्चों को। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे वो कर रहा है तो उसको इंस्पेक्टर को जो है वो नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 14 साल के बच्चे को काम करवा रहा है तो उसको नोटिफाई भी करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ये इससे छोटे को करवा रहा है तो भी नोटिफाई करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन इंस्पेक्टर एंड ऑक्यूपायर, अगर डिस्प्यूट अराइज होता है
इंस्पेक्टर के बीच में और ऑक्यूपायर के बीच में, तो मैटर मेडिकल अथॉरिटी को दिया जाएगा और वही डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। ठीक है। अब चाइल्ड लेबर, अब ये किससे रिलेटेड होगा मैटर कि बच्चा 14 साल का है कि नहीं है। ठीक है, उससे रिलेटेड मैटर है। चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी भी बनाई जाएगी जिसमें एक चेयरमैन होगा और 10 से ज़्यादा बंदे नहीं होंगे, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो चाइल्ड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है ये बनाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। देखिए, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 बहुत सिंपल है। इस एक्ट में बेसिकली ये है कि बोनस दिया जाएगा। बोनस किसको दिया जाएगा? आज के टाइम पे मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी जो है वो 21,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं है, जो 21,000 या 21,000 से कम कमाते हैं, उनके लिए बोनस का प्रोविज़न है जहाँ पे उनको बोनस दिया जाता है। और बोनस जो है वो मिनिमम 8.33% उनकी सैलरी का और 20% से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो 8.33% जो है वो आपकी सैलरी का लिया जाएगा, और अगर मैक्सिमम अगर कोई देना चाहता है एम्प्लॉयर तो वो 20% देगा, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं देगा। ठीक है, माल प्रैक्टिसेस वगैरह को कर्ब करने के लिए प्रोविजंस जो है वो रखे जाते हैं। उसके अलावा ये कहाँ अप्लाई होता है? ये सारी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा पर्सनस जो हैं वो लगे हैं उन सब पे जो होता है ये अप्लाई होता है। और इसमें बेसिकली ये है कि यही है कि इसकी एक लिमिटेशन भी है कि 8.33% ऑफ सैलरी को कवर करता है और 20% से ज़्यादा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा मानते हैं कि 20% से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली इसकी एक शॉर्ट कमिंग जो है उसको माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए, ग्रेच्युटी क्या होता है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ग्रेच्युटी बेसिकली एक ऐसा सम ऑफ मनी होता है जो एम्प्लॉयर देता है। अब ग्रेच्युटी कौन देगा? एम्प्लॉयर ही देगा। किसको देगा? एम्प्लॉय को देगा, यानी जो काम करवा रहा है वो काम करने वाले को देगा। एम्प्लॉयर देगा वर्कमैन को। ठीक है, एम्प्लॉयर वर्कमैन को जो मनी देगा, जब उसका पीरियड जो है एम्प्लॉयमेंट का वो ख़त्म हो जाएगा, उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, जो उसने कंपनी के लिए काम किया है उसको जो रिकॉग्नाइज़ करने के लिए वो देगा, उसे हम कहते हैं ग्रेच्युटी। इन अदर वर्ड्स, जो रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाते हैं ना एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, उसे कहते हैं ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी जो है वो टैक्स के अंडर नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो रिटायरमेंट के अदर बेनिफिट्स टैक्स के अंडर आ सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, लेकिन ग्रेच्युटी नहीं आएगा। अब ग्रेच्युटी जो होता है वो पेमेंट किया जाता है अगर बंदे ने 5 साल से ऊपर जॉब की है। ठीक है, अब कोई बंदा 6 महीने के लिए 1 साल के लिए काम करके गया है तो उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। ग्रेच्युटी किसको मिलेगी? जिसने 5 साल से ज़्यादा किसी इस्टेब्लिशमेंट में, किसी फर्म में काम किया है, तो उसमें उसको कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा उसे मिलेगा। ओन ही सुपर एन्यूनेशन, जब रिटायर हो रहा है, रिज़ाइन कर रहा है, ठीक है, या उसकी डेथ या डिसेबलमेंट हो जाती है, तो उस टाइम पे जो मिलता है एक्स्ट्रा अमाउंट, उसे ग्रेच्युटी कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट कि उसने कंप्लीट की हो अपनी कंटिन्यूस सर्विस। कंटिन्यूस, देखिए ये वर्ड भी है, कंटिन्यूस सर्विस दी हो 5 साल तक, तो ही उससे जो है वो दिया जाएगा। और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी जो उसने अपॉइंट किया उसको दिया जाएगा। अगर नॉमिनी नहीं है तो उसका हायर, उसका जो सन है उनको दिया जाएगा। और अगर वो उनका बच्चा जो है वो माइनर है तो उस टाइम पे तब तक उसको नहीं दिया जाएगा जब तक वो मेजॉरिटी अटेन नहीं किया करता। एलिजिबिलिटी क्या है इस एक्ट के अंडर, किसको मिलेगी? ठीक है, एलिजिबिलिटी यही है कि सुपर एन्यूएशन के टाइम पे उनको मिलेगी, या रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पे, या डेथ डिसेबलमेंट के टाइम पे मिलेगी। देखिए, इस एक्ट में एक प्रोविज़न था कि 10 लाख से ऊपर जो है वो नहीं मिल सकती है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर 7th पे कमीशन, क्योंकि जो है वो इन्फ्लेशन वगैरह को देखकर उन्होंने कहा कि 7th पे कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि अब जो है ये सीलिंग लिमिट जो है ग्रेच्युटी की, ये 10 लाख से 20 लाख जो है उसको बढ़ा दी गई 2016 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब 10 लाख नहीं है। अगर आप ग्रेच्युटी आप मैक्सिमम देना चाहो तो 20 लाख तक भी दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट। तो हमने देखा कि बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह 20 लाख हो गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो उस हिसाब से इसमें 10 लाख ही लिखा गया है, लेकिन अभी अमेंडमेंट की गई है तो वो आप ऐड कर दीजिएगा अपने नोट्स में कि अभी 20 लाख है, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख ही दी गई थी। और उसे कैलकुलेट कैसे करते थे, उसमें बेसिकली क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉयर की पे है ना, जो भी उसने लास्ट पे ड्रॉन की, जैसे इस मंथ की मान लीजिए अगर अप्रैल में उसने 1000 रुपये जो है वो उसने ड्रॉ किए, तो उसमें जो अब 1000 रुपये तो पूरे 30 दिन का है ना, तो हमें यहाँ पे 15 दिन के रेट के हिसाब से जितना भी उसका पैसा बनता था उस हिसाब से उसको ग्रेच्युटी जो है वो पे करनी पड़ती थी। और ये एनफोर्स की जाती है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, राइट।
देखिए मिटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है 1967 ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें रिसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं 2016 में, इसलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला आ जाता है मिटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसमें क्या क्या है ये बेसिकली एक्ट? देखिए ये एक्ट नाम से पता चल रहा है कि जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो लैक्टेटिंग एज वेल एज जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था 1961 में। इस एक्ट ये जो एक्ट है ये एप्लीकेबल है टू एवरी फैक्ट्री आर एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, उनको जो है ये बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए है। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो जब बेसिकली जो मदर होती हैं उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। बाहर की कंट्रीज़ में फादर को भी ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, बट अभी तक इंडिया में ये प्रोविज़न नहीं है। अभी तक इंडिया में मदर्स को ही प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए इसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है वो कहा जाता है। अब जो भी एस्टैब्लिशमेंट फैक्ट्री हैं जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये एक्ट जो है वो अवेलेबल है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि हमें पता है 1 साल में 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर उन वीमेन ने कम से कम 80 दिन तो काम किया ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 80 डेज भी नहीं आई हैं, जस्ट अभी स्टार्ट किया है वर्क, ठीक है। हमें पता है 365 डेज़ में अगर कम से कम 80 डे तो काम करना चाहिए ना, तभी तो उनको पेड लीव मिलेगी। अगर कोई 10 दिन काम करके गया और बोले कि मुझे 6 महीने की पेड लीव दो, तो कंपनी को भी तो नुकसान होगा ना। तो इस प्रोविज़न को भी ध्यान में रखा गया कि एटलीस्ट मिनिमम उन्होंने 60 दिन तो काम किया होना चाहिए पिछले 12 साल में, तभी उनको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है एलिजिबल फॉर 12 वीक मेच्योरिटी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग देखिए, अब ध्यान से पढ़िएगा, अभी तक इनको 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग 2016 से पहले 12 वीक की मैटरनिटी बेनिफिट मिलते थे, लेकिन आज उसको 26 वीक कर दिया गया है, ठीक है। अब मैटरनिटी बेनिफिट जो उस टाइम पे जो मैटरनिटी बेनिफिट थे वो पे किए जाते थे एवरेज वेज, जो वेज है उनके अकॉर्डिंग किया जाता था, और जितना भी उन्होंने काम किया है उसके हिसाब से जो है उनको बेनिफिट जो है वो मिलता था। अब वेजेस में उनके कैश, वेजेस, डीए, एचआरए, ये सब जो है ये इन सबको इंक्लूड कर उनको बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता था। और इस एक्ट में ये भी प्रोविज़न था कि कोई भी एम्प्लॉयर नोइंगली जानबूझकर एक औरत को एम्प्लॉय नहीं करेगा अगर उसको लगता है कि 6 मंथ हो गए हैं उसकी डिलीवरी को, या मिस कैरेज को, या एमटीपी को, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जहाँ पे उसने खुद प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया है, क्योंकि उसको पता है कि अब 6 महीने हो गए हैं, अब मुझे लीव नहीं देनी पड़ेगी, तो जानबूझकर आप ऐसे एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। ये एक्ट जो था ये बेसिकली एक्सटेंड हुआ था पूरे इंडिया में, एक्सेप्ट सिक्किम को छोड़कर बाकी सब जगह में आया था। इसमें वुमेन जो हैं जो इंक्लूडिंग टेम्परेरी काम करती हैं, जो परमानेंट जॉब नहीं करती हैं, वहाँ टेम्परेरी करती हैं, वो भी इंक्लूडेड है, और अनमैरिड भी इंक्लूडेड है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें अनमैरिड और टेम्परेरी दोनों वर्कर्स जो हैं उनके लिए एलिजिबल है। ये इस बेनिफिट के अंडर वो बेनिफिट अवेल कर सकती हैं इस एक्ट के अंडर। और 6 वीक ऑफ लीव विद वेजेस, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग 12 वीक ऑफ वेजेस, 12 वीक ऑफ पेड लीव दी जाती थी। 2016 में अमेंडमेंट आया, उन्होंने कहा कि 26 वीक की वेजेस दो, पेड लीव दो, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने एमटीपी करवाया है, यानी खुद अबॉर्ट करवाई है अपनी प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ इल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, फीटस जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाया है, या मदर को हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने अगर खुद टर्मिनेट करवाई है अपनी प्रेगनेंसी, उस केस में, या किसी ने ट्यूबेक्टॉमी करवाई है, यानी जो ट्यूब्स होती हैं जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं मदर में, अगर उसने फेलोपियन ट्यूब को कट करवा दिया है ताकि फर्दर प्रेगनेंसी ना हो पाए, तो उसके लिए जो लीव्स हैं, उसके लिए जो लीव है वो 6 वीक 6 हफ्ते की लीव प्रोवाइड की गई है इन केस ऑफ एमटीपी और ट्यूबेक्टॉमी। और अगर उनकी वजह से अगर कोई बीमार हो जाता है 6 वीक के में भी, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से कोई सीरियस इन्फेक्शन होगी है। हमें पता है कि एमटीपी कोई तभी करवाता है जब एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, और ट्यूबेक्टॉमी में भी समटाइम्स जो है वो इन्फेक्शन हो जाती है। तो अगर इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स अराइज होगी है तो 1 मंथ की मैक्सिमम पीरियड जो है पेड लीव जो है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और 2 वीक की लीव दी जाएगी अगर ट्यूबेक्टॉमी हुई है। सॉरी, इसको आप ध्यान से देखिएगा, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में 6 वीक की लीव है, एमटीपी में 6 वीक की लीव है, और ट्यूबेक्टॉमी में एमटीपी में 6 वीक की लीव है, ट्यूबेक्टॉमी में
वीक की लीव है, और अगर इन्फेक्शन हो जाती है दोनों ही केसेस में तो 1 मंथ जो है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। आई होप नाउ दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू कि एमटीपी में 6 वीक की लीव है, ट्यूबेक्टोमी में 2 वीक की लीव है, और अगर इन्फेक्शन हो जाती है दोनों ही केसेस में तो 1 मंथ की लीव जो है उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर एक वुमेन कहती है कि उसे लाइट वर्क करना है प्रेगनेंसी के बाद तो 10 वीक तक उसे लाइट वर्क दिया जाएगा, हैवी वर्क नहीं दिया जाएगा इस्टेब्लिशमेंट में या जो भी फैक्ट्री में वो काम कर रही है। उसके अलावा 2 नर्सिंग ब्रेक्स दी जाएंगी जहाँ पे वो चाइल्ड को अपने फीड कर सके 15 मंथ तक, जब तक बच्चा नहीं होता, यानी 1 साल से ऊपर तक उसको 2 नर्सिंग ब्रेक्स जो हैं वो दी जाएंगी, 1 साल 3 महीने तक। और कोई भी डिसमिस नहीं किया जाएगा जब विमेन मैटर्निटी लीव पे, हो सकता है वो 6 महीने की मैटर्निटी लीव पे और वहीं पे उसको जो है वो लेटर मिल जाए कि आपको आपकी जो सर्विस की टर्म है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बोनस, मेडिकल बोनस एनहेंस्ड किया जा सकता है, 2500 से किया गया है, 2500 से 3500 मेडिकल बोनस को एनहेंस किया गया है 2001 में, और मैक्सिमम आप 20,000 दे सकते हो। यानी पहले जो मेडिकल बोनस था वो 2500 दिया जाता था, अब इसको कहा गया है कि कम से कम 3500 तो आपको देना ही देना है, और मैक्सिमम आप 20,000 तक दे सकते हो, ठीक है। 3500 तो आपको देना ही देना है। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है ये 1948 में आया। इस एक्ट में क्या कहा गया था, इस एक्ट में बेसिकली ये कहा गया है कि ये इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा अगर सिकनेस के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अराइज होती है, या ओल्ड एज की वजह से जो इंश्योरेंस दिया जाता है, मेडिकल की वजह से, मैटर्निटी की कंडीशन में जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है वो अंडर इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन पर्टिकुलर कंडीशंस में। अब कंट्रीब्यूशन क्या होगा, एम्प्लॉयर जो होगा वो 4.75% कंट्रीब्यूट करेगा इंश्योरेंस के लिए, और एम्प्लॉई खुद जो है वो 1.75% करेगा, और उनको कवर किया जाएगा, उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा जिनकी मंथली इनकम 15,000 पर मंथ है। यानी 15,000 से अगर आप ऊपर कमाते हो तो आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंडर बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते, लेकिन अगर 15,000 या 15,000 से कम कमाते हो तो आप बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस स्कीम का वो इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये चेक एंड बैलेंस रखेगा कि पर्टिकुलर इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है वर्कर्स को या नहीं किया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है इस एक्ट के अंडर क्या क्या प्रोविजंस हैं। देखिए ये एक्ट जो है ये बेसिकली एक मल्टी डायमेंशनल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ही है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम ही है, ताकि सोशल इकोनॉमिक प्रोटेक्शन वर्कर को प्रोवाइड की जा सके। ये सोशल इंश्योरेंस के लिए सबसे पहला मेजर जो है वो लिया गया था, क्योंकि 1948 में हमें पता 47 में हम आज़ाद हुए थे, तो ये पॉइनर मेजर जो है वो लिया गया था सोशल इंश्योरेंस का इंडिया में। ओरिजिनली इसको वर्कमैन स्टेट इंश्योरेंस बिल 1946 के अंडर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये फोर्स में आया था 19 अप्रैल 1948 में। क्या फीचर्स हैं इसके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए ये एक्ट्स, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। देखिए ये सब फैक्ट्रीज में है जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं विद पावर, एंड 20 से ज़्यादा बंदे काम कर रहे हैं विदाउट पावर। ये कवर करता है जिनकी 15,000 पर मंथ से ज़्यादा सैलरी है, लेकिन डिसेबलमेंट के लिए 25,000 है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15,000 वाले नॉर्मल हैं, लेकिन अगर डिसेबल है वो 25,000 कमा रहा है या 25,000 से कम कमा रहा है तो वो कवर होगा। उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आपकी इनकम जो है 15,000 से ऊपर है तो आप कवर नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कहा जाएगा। एम्प्लॉयज़ जो है इन द रिसिपिएंट ऑफ डेली वेज ऑफ 100 रुपीज़ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, अगर कोई दिन में सिर्फ 100 रुपये कमा रहा है, एम्प्लॉयज़ इन द रिसिपिएंट ऑफ डेली एवरेज वेज ऑफ ₹100 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए हमने कहा था कि 4.75% जो है वो एम्प्लॉयर देगा, और 1 कितना परसेंट था, 1.75% जो है वो एम्प्लॉय देगा। अब जो ऑलरेडी 100 रुपये कमा रहा है वो कहाँ से 1.75% अपने इंश्योरेंस के लिए निकालेगा, वो नहीं देगा, सारा का सारा एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, ठीक है। दिस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एक्ट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। इस एक्ट को ध्यान से पढ़िए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। क्योंकि प्रीवियस एक्ट जो है वो कवर हो चुके हैं, अब इन एक्ट से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस एक्ट को डिटेल में मैंने इस लेक्चर में
पूरी कोशिश की है कि जितने भी प्रोविज़न इसके अंडर हैं वो सब इस एक्ट में हम पढ़ा दें। देखिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविज़न एक्ट, क्या पता चल रहा है इससे आपको? अगर आप नाम से ही देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है? प्रोविडेंट फंड, राइट। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय की प्रोविडेंट फंड की कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। अब हमें पता है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई दोनों को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है? 12%, राइट। एम्प्लॉई जो है वो तो अपना 12% पूरा प्रोविडेंट फंड में दे देता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो डिवाइड करके देता है। 8% जो है वो देता है पेंशन फंड में। ये देखिए 8.33% जो है वो देगा पेंशन फंड में और 3.67% प्रोविडेंट फंड में देगा। तो इस एक्ट में बेसिकली बात की गई है कि जो भी बेनिफिट एम्प्लॉय को दिए जाएंगे उनको कैसे दिया जाएगा? 12% तो खुद एम्प्लॉय देगा, ठीक है, 12% एम्प्लॉय देगा, 12% एम्प्लॉयर देगा। 12 जो एम्प्लॉयर देगा उनमें से भी 8% एम्प्लॉयर पेंशन वाले में दे देगा और बचा हुआ 3.6% प्रोविडेंट फंड में दे देगा। प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड का डिफरेंस मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि पेंशन फंड जो और प्रोविडेंट फंड में दोनों में ये डिफरेंस है कि प्रोविडेंट फंड में लास्ट में जो लंप सम अमाउंट मिलता है एम्प्लॉयर को वो प्रोविडेंट फंड है, लेकिन पेंशन फंड में लंप सम अमाउंट के साथ मंथली इनकम भी तो मिलती है, मंथली पेंशन भी तो मिलती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है कि अच्छा अब एम्प्लॉयर क्या होता है, मैं इसको फिर से आपको बताती हूँ। 678.33, ये देखिए, इसको बहुत डीपली समझना, ये इम्पॉर्टेंट है बोथ फॉर योर रिटन एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, हमें पता है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है ये जो सोशल सिक्योरिटी होती है बेसिकली, अगर हम उसमें देखें तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉय 12% कंट्रीब्यूट कर देता है पूरा प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है जो नौकरी दे रहा है वो 8.33% कंट्रीब्यूट करता है, 8.33 प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, 8.33 प्रोविडेंट फंड में देता है और 3.67 पेंशन फंड में 8.33 पेंशन फंड में देता है, ठीक है, 8.33 जो है वो पेंशन फंड में देगा, 8.33 जो है वो पेंशन फंड में देगा और 3.67% जो है वो प्रोविडेंट फंड में देगा, ठीक है, ये जो है ये प्रोविडेंट फंड में देगा। अब हमने देखा कि एम्प्लॉय ने भी 12 दिया और एम्प्लॉयर ने भी 12 दिया, लेकिन एम्प्लॉयर को इस 12 के साथ एम्प्लॉयर को बेसिकली 12 के साथ 1% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। एम्प्लॉयर जो होता है उसको 12 + 1 यानी टोटल 13% सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। अब ये जो 1% होता है ना, इसमें भी दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, 0.5%, 0.5%। 0.5% वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देता है और 0.5% वो इंश्योरेंस के लिए देता है। आई होप अब क्लियर होगा कि जो मैंने आपको कहा था कि एक एक्ट है, ये देखिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो पैसा आता था ना, वो जो एम्प्लॉयर होता था ना, एम्प्लॉयर उसमें जो अपना 13% में से जो वो 1% होता था ना, उस 1% का 0.5% जो वो एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चता था और 0.5% वो इंश्योरेंस में खर्चता था, वहीं से इसके पास पैसा आता था, समझे। अब ये रेट है, 0.5% वो दे रहा है, लेकिन जितना पैसा होगा उसका इतना % जो है वो इस स्कीम के अंडर जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ इस बेसिकली स्कीम में अब ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया है 12% कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है। 12% कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉयर 12% में 8.33% पेंशन में दे रहा है, 3.67% प्रोविडेंट फंड में दे रहा है। उसके अलावा 1% जो है वो टोटल वेजेस पे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, जिसमें 0.50% जो है वो किस में दिए जा रहे हैं? एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। आई होप अभी आपको जो है ये क्लियर होगा कि कैसे ये पूरी जो है वो डिवाइड होता है कि कितना कंट्रीब्यूशन कौन करेगा। अब एप्लीकेबिलिटी क्या है इस एक्ट की? देखिए जितनी भी फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट, एवरी फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा बंदे काम करते हैं विदाउट पावर, वहाँ एप्लीकेबल होगा। लेकिन सिनेमा थिएटर्स में इसकी लिमिट 5 है। 5 और मोर पर्सन जो सिनेमा में काम करते हैं वो भी इस एक्ट के अंडर जो है वो एप्लीकेबल होंगे।
और अगर कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे 20 से कम बंदे काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 महीने का नोटिस देकर उन पर भी ये एक्ट अप्लाई कर सकती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको 2 बार पढ़िए आप। When an establishment consists of different department and has branches, whether situated in the same place, देखिए अगर एक मेन ब्रांच है तो उसके बहुत सारे रीजनल ऑफिस भी होते हैं ना, है ना, तो उन सबको मेन ब्रांच के अंडर ही कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह को मतलब अलग अलग रीजनल ऑफिस है तो उनको अलग अलग तरीके से कंसीडर किया जाएगा, ऐसा नहीं है, सबको एक ही ट्रीट किया जाएगा एज द पार्ट ऑफ सेम एस्टैब्लिशमेंट, यही इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट आ जाता है एस्टैब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट वंस अप्लाई शेल कंटिन्यू टू गो ऑन बाय दिस एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द मेंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड देयर इन एनी टाइम फॉल बिलो द 20%। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बार कहीं पे अप्लाई हो गई किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में तो वो कंटिन्यू रहेगी इस एक्ट के अंडर, नॉट विथ स्टैंडिंग, जब तक उसके बंदे जो हैं वो 20 या 20 से ज़्यादा कम जो है वो नहीं हो जाते, तब तक ये कंटिन्यू ही रहेगी, उस एस्टैब्लिशमेंट में ये एक्ट कंटिन्यू रहेगा। और करंट वेजेस लिमिट जो है 15,000, हमें पता है कि जो भी 15,000 या 15,000 से कम कमाता है उसको इस एक्ट के अंडर जो है वो कवर किया जाएगा। इंश्योरेंस लिंक बोनस एक्ट में 21,000 की लिमिट थी, याद रखना, बोनस उसको मिलता था जिसका 21,000 या 21,000 से कम है, लेकिन इंश्योरेंस वाला और ये जो प्रोविडेंट फंड वाले जो एक्ट है इनमें 15,000 की लिमिट है। अब इस एक्ट जो है इसमें बेसिकली 23 सेक्शंस हैं, इसको डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें 23 सेक्शंस हैं और 4 स्केड्यूल है, इंपॉर्टेंट है, 23 सेक्शंस हैं और 4 स्केड्यूल्स हैं, क्योंकि अब बहुत चांसेस हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो अब आएंगे, ठीक है, क्योंकि इन एक्ट से पहले क्वेश्चंस नहीं आए हैं। इसमें 3 स्कीम्स है इस एक्ट के अंडर, ये जो 1952 का एक्ट है इसमें 3 स्कीम है। पहली प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड स्कीम है जो 1952 में आई थी, दूसरी पेंशन फंड के रिलेटेड स्कीम है 1995। ये जो 1995 की पेंशन फंड के रिलेटेड स्कीम है ना, इसने रिप्लेस किया था फैमिली पेंशन स्कीम जो 1976 में आई थी, उसको रिप्लेस कर ये एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 आई थी। तो एक प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, एक पेंशन फंड की स्कीम है, तो तीसरी क्या बची, इंश्योरेंस ही बची ना। तो तीसरी जो हमने पीछे पढ़ी है ना, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, वो भी इस एक्ट के अंडर आ गई है, ठीक है। बेसिकली वो एक और स्कीम जो है इंश्योरेंस की वो इस एक्ट के अंडर आ गई है, एम्प्लॉय डिपॉजिट इंश्योरेंस लिंक स्कीम 1976, एक पेंशन की स्कीम है, एक इंश्योरेंस की स्कीम है और एक प्रोविडेंट की स्कीम है। तो ये 3 स्कीम्स जो है वो आप याद रखना, इस एक्ट के अंडर जो है वो ये 3 स्कीम्स आती हैं, 4 शेड्यूल आते हैं, 23 सेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव यही है कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए उन एम्प्लॉयज़ को जो फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं। अब बात की जाती है क्या सैलिएंट फीचर्स हैं ईपीएफओ के, ईपीएफओ के क्या सैलिएंट फीचर हैं। देखो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड के अंडर स्कीम में क्या किया जाएगा कि इस स्कीम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक स्कीम फ्रेम की है इसके अंडर, जिसमें वो प्रोविडेंट फंड जो है वो बनाएगी इस एक्ट के अंडर, ये लिखा गया है। और सेक्शन 5A जो है उसमें सेंट्रल बोर्ड जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाएगी। कौन बनाएगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, जो हमने कहा था कि ईपीएफओ की क्या है, टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, यानी ईपीएफओ में कौन सी पॉलिसीज ले जाएंगी, उनका कितना रेट होगा, कितना बेनिफिट दिया जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है ये सारे बेनिफिट्स जो हैं इनको डिटर्मिन करेगी। तो सीबीटी जो है वो बनाई जाएगी अंडर सेक्शन 5A। और इसके अलावा सीबीटी में कौन होगा, एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, जैसे वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनेगा वैसे ही वो सीबीटी जो है उसका भी मेंबर बन जाएगा। 5 से ज़्यादा नहीं बंदे होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के, 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के बंदे अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही। 10 बंदे एम्प्लॉयर्स में आएंगे और 10 एम्प्लॉयर्स आएंगे और 10 एम्प्लॉय भी आएंगे, ठीक है, 10 एम्प्लॉयर आएंगे और 10 एम्प्लॉय भी आएंगे। उसके अलावा टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है वो सीबीटी डिफाइन करेगी। उसके अलावा सीबीटी जो है वो फंड बनाएगी, उस फंड को प्रॉपरली रेगुलेट भी करेगी, ठीक है। उसके अलावा सीबीटी जो है वो प्रॉपर अकाउंट रखेगी इनकम एक्सपेंडिचर के, और एक रिपोर्ट जो है वो कैग को पब्लिश करेगी, कैग को रिपोर्ट देगी प्रॉपर ऑडिट कर। और जो अकाउंट है सेंट्रल बोर्ड के वो सर्टिफाई किए जाएंगे कैग के द्वारा, या जो भी बंदा उनके बिहाफ में अपॉइंट किया है वो उन्हें ऑडिट करेगा।
और ये ड्यूटी है सीबीटी की कि वो सबमिट करे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, कि उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक रिपोर्ट जो है वो देनी है, जिसको ऑडिट किया गया है कैग के द्वारा, उसको एक रिपोर्ट भी देनी है। उसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो सेक्शन 5AA के अंडर जो है वो बनाई जाएगी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमेटी जो है वो बनाएंगे, जिसमें चेयरमैन जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। उसके अलावा 2 पर्सनस हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो बनाएगी। उसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टर्म और कंडीशन जो होंगी जिसमें सीबीटी अपॉइंट किए जाएंगे, वो या जो इलेक्ट किए जाएंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, वो बेसिकली इस स्कीम के अंडर जो है वो, एक सेकेंड, इस स्कीम जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी subject to which member of central board may be appointed are elected to the executive committee at the time, place and procedure of the meeting of executive committee shall be as may be provided for in this scheme। जितनी भी स्कीम के अंडर जो टर्म कंडीशंस जो हैं वो दी गई हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है वो जितने भी अपॉइंटेड है एग्जीक्यूटिव कमेटी या सीबीटी के, उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद एपेलाइट ट्रिब्यूनल, देखिए सेक्शन 7D के अंडर जो है वो एपेलाइट ट्रिब्यूनल जो है वो EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एपेलाइट ट्रिब्यूनल जो है वो बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें अपॉइंट किए जाएंगे या तो अ पर्सन शेल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ ट्रिब्यूनल हियर इन आफ्टर रेफर टू एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनलेस, जब तक वो इस कंडीशंस को क्वालिफाई नहीं करता, क्या वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का या डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए, तभी जो है उसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपेलाइट ट्रिब्यूनल का जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बनाया जाएगा। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल जो है इसमें 1 पर्सन होगा ओनली टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी। उसके अलावा टर्म एंड ऑफिस 5 साल है। रेजिग्नेशन अगर किसी को देना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये जो है वो एप्लीकेबल है सारी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा बंदे जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेंट्रल सीबीटी जो है वो डिसाइड करेगी। हमने देखा है कि 12% एम्प्लॉयर के लिए है और 12% ही एम्प्लॉई के लिए है अभी रिसेंट में, जिसमें 8.33% पेंशन में जाएगा और 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाएगा एम्प्लॉयर का शेयर। उसके अलावा ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में आई थी। इसका एम था प्रोविज़न बनाना ताकि जो भी फ्यूचर एम्प्लॉयज़ जो कवर होंगे उनको रिटायरमेंट के बाद पे कुछ पैसा जो है वो लमसम अमाउंट जो है वो मिलेगा, और एम्प्लॉय जिसकी पे 15,000 से कम है वही एलिजिबल है। पेंशन फंड में हमने देखा है पेंशन फंड 1995 जो है ये बेसिकली इंश्योर करती है कि रिटायरमेंट के बाद जो है वो पेंशन के बेनिफिट्स जो है वो फैमिली को मिल सके, राइट। और इसका कंट्रीब्यूशन भी वही है कि 8.33% जो है वो इसमें एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी 8.33% ऑफ द वेजेस इज डाइवर्टेड टू द फंड, एम्प्लॉयर साइड से जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 में आई थी। ये स्कीम एप्लीकेबल है सारी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में जो 1976 के बाद आई। एम्प्लॉयर जो मेंबर हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के, वो मेंबर बन जाएंगे इस स्कीम के भी। एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंश्योरेंस फंड एट द रेट ऑफ 0.5%। देखिए इंश्योरेंस में मैंने आपको कहा था 0.5% जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो इसमें पे करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है इस फंड को देखा जाता है। यानी एम्प्लॉयर जो टोटल 12% प्लस 13% करता था, उस 1% में 0.5% जो है वो इंश्योरेंस के अंडर जो है वो जाता था। लास्ट आ जाता है हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट जो है ये 2008 में आया। इस पर्टिकुलर एक्ट में बेसिकली ये एक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है जहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि वर्कर्स जो हैं उनको कुछ बेसिक बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं रिलेटिंग टू द हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, रिलेटिंग टू मेटर्निटी बेनिफिट, रिलेटिंग टू ओल्ड एज प्रोटेक्शन। उनके लिए ये जो है ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में आया। इसमें 2 स्केड्यूल्स हैं, 13 सेक्शंस हैं और ये एनफोर्स में आया था 16 मई 2009 में, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। देखिए इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेच्युटी एक्ट जो है उसको आप अच्छे से पढ़िए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 का जो है उसको ध्यान से पढ़िए। एम्प्लॉयज़ का जो इंश्योरेंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है उसको ध्यान से पढ़िए। ये 3-4 एक्ट जो है इस साल इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एंड अगेन आई वांट टू से कि अकाउंट्स के लेक्चर बहुत ही डिटेल में कवर किए गए हैं।
आप अकाउंट्स के लेक्चर ज़रूर देख के जाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा अकाउंट्स के लेक्चर से, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।